ऑलराइट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। जी अहमद, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप शुरू करें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी शेयर हो रही है। ऑलराइट। तो हमारी जो जर्नी थ्रू स्पेस एंड टाइम थी, उसकी जो सेकंड एपिसोड रखी है वो बेसिकली सोलर सिस्टम पे रखी है। तो सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो यूजुअली नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होती। तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा सोलर सिस्टम, जिस तरह हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, आपने सारी उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी कि वो किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुई और उसके बारे में क्या थेरी थी और आज वो किस स्टेट में और फ्यूचर उसका क्या होगा। इसी तरह हम सोलर सिस्टम के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है ना, लोकेशन और फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम लोकेट कहाँ पे करता है, और ये जहाँ पे लोकेट करता है वहाँ पे किस तरह से बना था। तो एज जो है ना हमारे सोलर सिस्टम की, वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो सोलर सिस्टम बना था। तो लोकेशन की बात जो करते हैं वो करते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी है, जिस तरह हमारी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारी जो गैलेक्सी ना, स्पाइरल गैलेक्सी है, तो इसका स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है, और इस स्पाइरल स्ट्रक्चर की 4 मेजर आर्म्स हैं। तो इन मेजर आर्म्स के अंदर से 2 आर्म्स जो है ना, सेजिटेरियस और पर्सियस आर्म, इन 2 आर्म्स के दरमियान एक कह लें कि छोटी सी आर्म, उसको ओरायन स्पर कहते हैं। ये यहाँ पे करके ओरायन स्पर हो, ये सेजिटेरियस आर्म है और ये पर्सियस आर्म है। तो इनके दरमियान में ये ओरायन स्पर है, एक छोटी आर्म इसको कह लें आप, और इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा सन है। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी के अंदर एक डॉट के मानिंदा हमारा जो स्टार है, हमारा जो सन है। तो ये असल में हमारी लोकेशन है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो इसमें डिस्कस करने वाली बात कोई नहीं, तो हम आगे फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुई? फॉर्मेशन अब बेसिक बात है कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, उसके दरमियान में हमारा सूरज है, जिसको हम सन कहते हैं। असल में वो एक स्टार ही है ना। तो जब स्टार एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, सोलर सिस्टम बनने के लिए स्टार का बनना सबसे पहली बात थी। तो स्टार का बनना जो है ना, स्टार्ट हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स को। इससे पहले क्या था, एक नेबुला था। नेबुला कहते हैं कि एक क्लाउड ऑफ गैसेस और स्टार डस्ट जो कि स्पेस में मौजूद होता है, और इसी से स्टार डस्ट और गैसेस के मिक्सचर से ही बाद में क्लम्प होके स्टार्स जो है ना आते हैं, फॉर्म होते हैं। और तो इसी तरह एक नेबुला था। उस नेबुला के अंदर जो है ना हमारा किसी वजह से, अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो वो डायरेक्टली ग्रेविटी के असर के तहत ही कलम होना स्टार्ट कर गया, स्टार डस्ट वगैरह। या ऐसे हो सकता है कि कोई आसपास के इलाके में कहीं पे कोई एक्सप्लोजन वगैरह, सुपरनोवा टाइप एक्सप्लोजन हुआ हो, और उसकी वजह से जो है वो गैसेस नज़दीक आ गई हों इस नेबुला के अंदर, और जो गैसेस के नज़दीक आने की वजह से स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो एक नेबुला था मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, एक स्टार बनना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हमारा ये स्टार बनना स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, अपने आसपास की गैसेस को और स्टार डस्ट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अब इसकी अपनी ग्रेविटी पैदा होने लगी, तो इसने जब बाकियों को इन्फ्लुएंस किया, तो बाकी का जो नेबुला और डस्ट थी ना, वो इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके इसके गिर्द घूमने लगी। और जैसे जैसे घूमने लग गई, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता गया, और जैसे ही एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होता गया, तो वो एक डिस्क की शक्ल में आने लगी। तो इस डिस्क को हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के इस जो डिस्क के अंदर जो है ना हमारी प्लैनेट्स का जो स्टफ है वो बनना स्टार्ट हुआ था, कि हमारे प्लैनेट्स इसी डिस्क की ही मदद से बने थे। तो ये वो वाली डिस्क है जिससे हमारे प्लैनेट्स बने थे। अब ये डस्ट और गैसेस का जो एक कम्बिनेशन था, इसके अंदर अब ये सिर्फ
अब इस स्टेज पे आते आते यूनिवर्स को काफ़ी अरसा बीत चुका था, मतलब कि अराउंड अबाउट 9 बिलियन ईयर्स गुजर चुके थे यूनिवर्स बिग बैंग को। तो यूनिवर्स काफ़ी स्टेबल फॉर्म में आ चुकी थी और इसके अंदर सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी आने हैवी एलिमेंट्स भी आ गए थे। और इस डस्ट के अंदर रॉकी पार्टिकल्स भी थे, कुछ गैसेस थी, कुछ आइसी फॉर्म के अंदर मटेरियल मौजूद थे। तो ये बहुत सी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन थी, कोई सिंपल चीज़ नहीं थी या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ नहीं थी, काफ़ी हद तक स्टेबल भी थी। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद थे। और तो उसी जो गैस और ये सारा जो कम्बिनेशन था इस स्टारडस्ट का, ये जब रिवॉल्व करने लगा हमारे सन के अराउंड, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंट जगहों पर ये क्लम्प होता गया और प्लैनेट्स बनते गए। तो इससे एक आपको प्लैनेट बनने की एक जो आइडिया है ना, वो भी आपको नज़र आ रहा है। आमतौर पर हमारा जो माइंडसेट होता है कि जैसे कि हमारे तो वो एफएससी की बुक के अंदर भी ये बताया जाता है कि एक स्टार था जो हमारे सन के पास आया और उसने सन को तोड़ के उसके प्लैनेट्स बना दिए। तो ऐसा नहीं था। तो असल में प्लैनेट्स जो बने थे वो इस तरह से सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, जब वो स्टार डस्ट रिवॉल्व करना स्टार्ट किया उसने, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लम्प करते गए, पार्टिकल्स आपस में मिलते गए, तो बड़े बड़े रॉक्स जुड़े आपस में और इस तरह प्लैनेट्स बनते गए। अब ये इतना सिंपल भी नहीं था कि सारे प्लैनेट्स एक जगह पे बन गए और उसके बाद तब से लेके अब तक घूमते रहे। ये बहुत डायनामिक रहा होगा उस वक्त का सिनेरियो जो भी था। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कोलिजन्स वगैरह हुए होंगे और इवन के प्लैनेट्स अपनी जगह भी चेंज करते रहे होंगे, क्योंकि एक ही बार में सारे प्लैनेट्स नहीं बन गए। कुछ प्लैनेट्स पहले बने, कुछ बाद में बने। तो जो पहले बने वो भी, और जब नए बने उसके इर्द गिर्द, तो वो एक दूसरे की ग्रेविटी को भी इफेक्ट करने लगे। तो सोलर सिस्टम में ग्रेविटी सिर्फ सन की नहीं है, बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह ऐसे जो है जो इसकी ग्रेविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बैलेंस क्रिएट करना जो है ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सारे सोलर सिस्टम के अंदर ग्रेविटी का बैलेंस होना चाहिए। तो हर प्लैनेट एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है और हर प्लैनेट एज ए होल जो है वो सन की ग्रेविटी से भी इफेक्टेड है। तो इस सारी चीज़ के बनने के लिए, सारी चीज़ को स्टेबल होने के लिए काफ़ी टाइम भी तो लगा था। लेकिन इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि बस स्टारडस्ट क्लम्प किया और वो इस तरह से रिवॉल्व करने लग गए और प्लैनेट्स बन गए। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। लेकिन इसका जनरल आइडिया यही है कि इस तरह जो पार्टिकल्स और स्टार डस्ट और गैसेस वगैरह थे, तो इस तरह से ये मिले। अब इसके अंदर ये कि आगे जाके हम प्लैनेट्स की डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस करते हैं, तो जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ बातें। तो उससे पहले जो है ना स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना तो उसका क्या स्ट्रक्चर हो था। तो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं इसके 8 प्लैनेट्स आते हैं, 5 ड्वार्फ्स आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, और एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, और रॉकी आइसी बॉडीज बहुत सारी हैं। तो इन सारों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि ये एक पिक्चर जो हमें नज़र आती है नॉर्मली जब हमें सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो इस तरह की एक पिक्चर दिखाई जाती है। अब इस पिक्चर में आपको इतराज़ हो सकता है कि मैंने प्लूटो को भी इंक्लूड किया। तो जब हमें सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता था तो हमारी बुक्स के अंदर प्लूटो को भी इंक्लूड किया गया था। इस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लूटो को प्लैनेट रखना है या नहीं रखना, और अगर नहीं रखना तो क्यों नहीं रखना, अगर रखना है तो क्यों रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि अब यहाँ पे तो हमें दिखाया जाता है ना कि प्लैनेट्स साथ साथ रखे हुए हैं, इनके साइजेस तो बड़े छोटे दिखाए गए हैं। मरकरी सबसे छोटा है और जुपिटर सबसे बड़ा है। अरेंजमेंट भी हमें बताएगी कि पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये प्लैनेट्स हैं, और इनके साइजेस भी कुछ हद तक हमें दिखाए गए। लेकिन एक चीज़ जो इस पिक्चर के अंदर नहीं दिखाई जाती वो ये है कि इनके डिस्टेंसेस राउंड अबाउट में ऐसे दिखाया गया तब तकरीबन सारे सेम हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा इनके असल जो कैलकुलेशन है उनको, इनके असल डिस्टेंसेस को लेके थोड़ा सा कैलकुलेट किया और इसको अर्थ के लेवल के ऊपर थोड़ा स्केल करके हमारे अराउंड ही जो सराउंडिंग्स हैं या ऐसी चीज़ें जिनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा इसको लाने की कोशिश की है।
तो हम उनकी पोजीशंस को ज़रा देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन जो शो हो रही है वो तो स्लाइड शो की हो रही है, आपको दिखाना है यहाँ से। ऑलराइट, तो मुझे एक दफ़ा स्क्रीन दोबारा से ऑफ करके ऑन करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्रीन टोटल शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ना गूगल अर्थ पे एक जो अपना एक सेटअप बनाया था, वो ये सेटअप है कि मैंने सोलर सिस्टम की डिस्टेंसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हद तक मिनिमाइज़ करके इसको अर्थ के लेवल पे ले आया। तो अर्थ के लेवल पे मैंने स्टार्ट कुछ इस तरह से किया कि स्टार्ट मैंने लिया सन को मैंने जो है ना मीनार पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसके साथ सिंक्रोनाइज़ किया कि जो मीनार पाकिस्तान की लोकेशन है, फ़र्ज़ कर लें कि आप वहाँ पे अगर हमारा सन है, तो इससे बाकी प्लैनेट्स की लोकेशन का ज़रा अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि मरकरी जो होगा वो थोड़ा सा इससे आगे जाके अराउंड अबाउट 4 किलोमीटर्स पे ही आता है। तो वापडा हाउस की जो बिल्डिंग है ना, एग्जैक्टली मरकरी वहाँ पे आ है। तो ये अब 4 किलोमीटर मैं अगर कह रहा हूँ तो ये 4 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन है। तो इस 4 किलोमीटर की स्ट्रेट लाइन के अंदर बाकी जो सड़कें या ट्रैफिक वगैरह नहीं, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है। आप वापडा हाउस से एक स्ट्रेट अगर लाइन खींचें मीनार पाकिस्तान तक, तो ये मरकरी का और सन का एस्टिमेटेड एक मॉडल कह सकते हैं आप। उसके बाद वीनस की तरफ आएँ तो वीनस कहीं जाके आपको शालीमार बाग के अंदर मिलेगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मरकरी वीनस अब अर्थ के पास आते हैं। ज़रा अर्थ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ये है कि मैं इसको जब ढूंढ रहा था तो ये राउंड अबाउट 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा था, और 10 किलोमीटर्स
तो जब मैंने इसको मेजर किया तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म कैंपस के अंदर से गुजरा था। और इंटरेस्टिंगली ये जो स्क्वायर आपको अर्थ का नज़र आ रहा है, ये जो है स्क्वायर बॉक्स, और ये जिस इमारत के ऊपर है ये सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स है। मेरा अपना डिपार्टमेंट ये एग्जैक्टली अर्थ की लोकेशन इस मॉडल के अंदर आ रही थी, और ये कोइंसिडेंस था, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ये बस एक कोइंसिडेंस था। तो अर्थ आ गया। अर्थ के पास अगर हम मार्स में जाना चाहेंगे तो मार्स जो है हमें वो कहीं पे जाकर जो है बहरिया यूनिवर्सिटी में मिलेगा। बहरिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी लोकेशन जो है मीनार पाकिस्तान से स्ट्रेट लाइन के अंदर आए तो मार्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब ये तो अभी लाहौर के अंदर अंदर ये है, तो ये इनर प्लैनेट्स है, ये थोड़े नज़दीक नज़दीक है। इससे आगे जब हम जाएंगे तब आपको डिफरेंस ज़रा नज़र आना स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट जो है ना अब ये 4 प्लैनेट्स के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट स्टार्ट होती है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है ना, ये जो बहरिया टाउन के नज़दीक कहीं पे स्टार्ट हो रही है। तो इसमें जो आईफल टावर है ना बहरिया टाउन वाला, वो कोई एस्ट्रॉयड ही है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये आप कंसीडर कर लें। अब इससे आगे जाके थोड़ा सा ना मामला देखने वाला है कि जुपिटर अगर आप ढूंढने निकलेंगे मीनार पाकिस्तान से, तो जुपिटर आपको कसूर में आगे कहीं पे मिलेगा, मेरे अपने शहर में। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का थोड़ा सा अंदाज़ा होना स्टार्ट हो गया होगा कि आपको सन अगर मीनार पाकिस्तान के ऊपर मिल रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपके 52 किलोमीटर तक आए तो आपको कसूर के प्रेमिसेस के अंदर जुपिटर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम जुपिटर से आगे सैटर्न की तरफ जाएं तो सैटर्न हमें काफ़ी दूर मिलेगा, वज़ीराबाद की लोकेशन के अंदर। तो ये डिस्टेंस का अंदाज़ा अब यहाँ से आप लगाना शुरू कर देंगे ये एक्चुअली कितने दूर दूर हैं प्लैनेट्स। तो सैटर्न से आगे अगर आप जाना चाहें यूरेनस पे, तो यूरेनस एक्चुअली आपको मीनार पाकिस्तान से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लगा के आपको जंग आना पड़ेगा। तो जंग में आपको यूरेनस मिलेगा। और इसी जो स्केल के लिहाज से यूरेनस नेपच्यून जो है ना आपको कहीं पे मालाकंड जाके मिलेगा। तो सॉरी, मालाकंड में प्लूटो, अटक में आके आपको नेपच्यून मिलेगा। तो लाहौर से अटक तक का डिस्टेंस आप अंदाज़ा लगा लेंगे। जो मरकरी हमें मिलेगा था वो लाहौर मीनार पाकिस्तान से वापडा टाउन, वापडा जो हाउस था उसकी बिल्डिंग तक मिला था, और नेपच्यून हमें अटक शहर तक ले गया। तो इसी तरह अगर प्लूटो की बात करेंगे तो प्लूटो जो है ना वो हमें इससे भी दूर जाके मिलेगा मालाकंड के इलाके में। तो अब यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में कितने कितने दूर हैं। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी प्लैनेट्स के डिस्टेंस बताने के लिए कि प्लैनेट्स असल में इतने नज़दीक नहीं हैं जितने इस पिक्चर में दिखाए जाते हैं। तो जो हमारे पास इस तरह की डायग्राम्स हैं तो ये बिल्कुल टू द स्केल नहीं होती। तो मैंने जो एक यूनिट इस्तेमाल किया था, मैंने जो स्केल यूज़ किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप सारे को वेरीफाई कर सकें कि एक यूनिट इस्तेमाल किया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसका मतलब क्या होता है कि सन से लेके अर्थ तक जितना डिस्टेंस होता है ना उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैंने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 10 किलोमीटर्स का रखा था। तो बाकी ये जो सारी डाटा है आपको नासा की वेबसाइट वगैरह से कहीं भी आप गूगल करें आपको इजीली मिल जाएगा। तो उससे आप ये अगर प्लैनेट्स की लोकेशन वगैरह सर्च आउट करें तो आपको इस तरह से अंदाज़ा होगा कि प्लैनेट्स एक्चुअल में कितनी दूर दूर हैं। तो ये तो होगी पोजीशंस की बात। अब आते हैं ज़रा आगे प्लैनेट्स हैं कितने और कैसे हैं। तो प्लैनेट्स को बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। पहली है टेरेस्ट्रियल और दूसरी है जोवियन। अब टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जोवियन में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब टेरेस्ट्रियल और जोवियन में फ़र्क क्या है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है ना ये बेसिकली इनर प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स का साइज़ छोटा होता है, इनकी जो सरफेस होती है वो रॉकी सरफेस होती है, और ये रॉकी मटेरियल के ज़्यादा बने होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनके ना तो रिंग सिस्टम होते हैं, और मून्स या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। मरकरी और वीनस के मून्स नहीं है, अर्थ का एक मून है और मार्स के 2 मून्स हैं। तो इनके या तो मून नहीं होते या बहुत कम होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल की एक तो ये बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं।
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेरेस्ट्रियल की, ये रॉकी मटेरियल से। मैंने इस तरह बताया था ना कि जिस नेबुला में स्टार हमारा सन बना था, वो सन जो जब उसने अपने आसपास के मटेरियल को गैदर करना स्टार्ट किया तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के मटेरियल थे। अब उसके अंदर गैसेस भी थी, आइसी पार्टिकल्स भी थे, डस्ट पार्टिकल्स भी थे, कुछ रॉकी पार्टिकल्स भी थे। तो जो रॉकी पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा नज़दीक आ गए सन के, और उनसे ये वाले जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये बने। और जो बाकी गैसियस मटेरियल था और डस्ट जो वगैरह थी, वो सारा कुछ जो था वो हमारा अवे फ्रॉम द सन चला गया, और वहाँ पे जाके हमारे ये जोवियन प्लैनेट्स बने। अब ये जोवियन प्लैनेट्स की क्या खसूसियत है कि इनकी जो साइज़ है, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अब जोवियन में सबसे बड़ा जो जुपिटर है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, और सन के बाद ये एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। कि इसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा, ये बाकी सब प्लैनेट्स को एक तो कंट्रोल करके रखता है, दूसरा इसने शुरू में काफ़ी खींचातानी भी की होगी प्लैनेट्स के साथ, उनके किसी भी प्लैनेट को अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रखने के लिए जुपिटर का भी एक खास रोल है कि इसने एक बैलेंस क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ये सारा सोलर सिस्टम जिस सिचुएशन में आज इस सिचुएशन में मौजूद होगा। तो जुपिटर सैटर्न भी सेकंड बिगेस्ट है। अब नेपच्यून और प्लूटो, सॉरी, यूरेनस और नेपच्यून है। तो जुपिटर और सैटर्न को गैस जाइंट्स कहते हैं, और जो है यूरेनस और नेपच्यून को इनके ठंडे टेम्परेचर की वजह से आइस जाइंट्स कहते हैं, कि इधर काफ़ी बर्फीला टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, हमारे मतलब कि 100 से भी ज़्यादा का आइसी टेम्परेचर होता है। तो जोवियन प्लैनेट्स की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा साइज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी सरफेस जो है ना वो गैसियस होती है या लिक्विड होती है। तो ये रॉकी सरफेस के नहीं होते, इनकी सरफेस स्टील भी नहीं होती। गैसियस है, जाहिर सी बात है, गैस स्टील तो नहीं हो सकती, तो गैस मूव भी कर रही होती है। तो इनकी जो सरफेसेज है ना वो गैसियस सरफेसेज है, और ये रॉकी नहीं है। तो इनकी सरफेसेज टेरेस्ट्रियल से काफ़ी डिफरेंट है, और इनके दरमियान में एक कोर होता है, और इनका जो गैस इसको उस कोर को सराउंड करते हैं। कोर सॉलिड हो सकता है, और जो बाकी इसकी गैसियस सराउंडिंग्स है, इसकी वजह से ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इनके रिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा मशहूर रिंग सिस्टम जो है वो सैटर्न के हैं। उसके एक बहुत खूबसूरत सी डिस्क है, जो उसके मतलब कि वो राउंड अबाउट इतनी ही डिस्टेंस में है जितना ज़मीन से चांद का डिस्टेंस है, लेकिन थिकनेस में वो 1 किलोमीटर थिक भी नहीं है। तो इतनी वो एक उसका रिंग सिस्टम है सैटर्न का अपना। और इनके मून्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 79 मून्स हैं जुपिटर के, 82 मून्स हैं सैटर्न के। तो इनके मून्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मून्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जो कैटेगराइजेशन मैंने बनाई, इसके अंदर मैंने प्लूटो को एक्सप्लेन नहीं किया। तो प्लूटो को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि प्लूटो बेसिकली प्लैनेट है नहीं। तो प्लैनेट नहीं है तो क्या है, उसके जानने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि प्लैनेट असल में होता क्या है। तो एक इदारा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये वो इदारा है जो सारे प्लैनेट्स वगैरह या इस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, इनको डिफाइन करता है, या इनके सारा जो सिस्टम है ना, डेफिनेशन वगैरह की हर चीज़ इन्होंने हैंडल करनी होती है। तो IAU के मुताबिक प्लैनेट की असल जो डेफिनेशन है वो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो उसको फुलफिल करना होते हैं। सबसे पहला कि इसकी अपनी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपनी ग्रेविटी के असर में राउंड हो जाए। तो जो चीज़ इसको ओबे नहीं करेगी वो बिल्कुल भी प्लैनेट नहीं हो सकती, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए आपका राउंड होना ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे रॉकी पार्टिकल्स जिसको हम एस्ट्रॉइड्स वगैरह कहते हैं, तो एस्ट्रॉइड्स राउंड नहीं होते, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, तो हम उनको प्लैनेट्स नहीं कह सकते। सबसे पहले कि इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो राउंड हो। सेकंड क्या है कि वो जो सन को डायरेक्टली ऑर्बिट करता हो। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ है, अर्थ का एक मून है। अब मून अर्थ को डायरेक्टली ऑर्बिट करता है, और अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करती है। तो इन ए सेंस मून भी सन को ऑर्बिट तो करता है, लेकिन डायरेक्ट ऑर्बिट नहीं करता। तो डायरेक्टली ऑर्बिट में होना चाहिए सन के,
तो ये सेकंड कंडीशन है प्लैनेट होने के लिए। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्लैनेट को जो है वो रिवॉल्व अराउंड जो सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं करती, तो वो जो है एक प्लैनेट नहीं है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि ये अपना ऑर्बिट के अंदर चलते चलते आसपास के छोटे पार्टिकल, छोटी बॉडीज जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, या तो उनको अपनी ग्रेविटी से अपने अंदर खींच लेगी, या फिर जो है ना ये उनको अपने ऑर्बिट से अपनी ग्रेविटी की मदद से खींच के बाहर फेंक देगी, तो अपना पाथ क्लियर करेगी। तो अगर ये अपना पाथ क्लियर कर लेगी तो ये अपना ऑर्बिट है, और अदरवाइज ये एक ऑर्बिट नहीं है। तो जो प्लूटो है और या बाकी जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, असल में वो जो हैं वो ये थर्ड वाली जो मोस्टली जो है ना पॉइंट जो है वो उसको क्लियर नहीं करते, कि वो अपना जो पाथ है वो क्लियर नहीं करते। उनके आसपास काफ़ी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो अपनी ग्रेविटी से ना तो अपनी तरफ खींच सकते हैं, ना उनको अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो उनका पाथ जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो जब उनका पाथ क्लियर नहीं है तो वो फिर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आने के लिए सूटेबल नहीं। तो इस वजह से प्लूटो को 2006 के अंदर हमने प्लैनेट से प्लानिटरी सिस्टम से हमने एक्सक्लूड किया था और उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया था। अब कुछ लोग ये भी समझते रहे हैं कि जो प्लूटो था वो अपने ऑर्बिट से कहीं दूर चला गया, सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं था, ऑर्बिट उसका वही है जो हमेशा से रहा था और वो उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। बस हमने उसकी डेफिनेशन चेंज की, उसको हमने प्लैनेट होने का दर्जा नहीं दिया, उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया। अब प्लूटो अकेला नहीं है जिसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया। तो असल में 5 वेल नोन जो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ना वो मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है ना अब ये 5 वो हैं जो हमने डिस्कवर अच्छे तरीके से कर लिए हैं और इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इनसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये एक तो छोटे होते हैं अपने साइज़ के अंदर और इनको डिस्कवर करना भी इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से हम बाकियों को अभी नहीं कर सके, हो सकता है हम कर लें बाद में। लेकिन आज तक जो वेल डिफाइंड या वेल डिस्कवर्ड जिनको कहना चाहिए कि हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो 5 हमारे पास। सीरीज है प्लूटो, और ये जो इसका नाम है माके माके है। इसको मेक मेक नहीं पढ़ना, इसका नाम है माके माके, ह्यूमे और इरिस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें, मैंने कोशिश की है कि इनके साइज़ रेशियोज जो असल में है उससे थोड़ी बहुत मुताबिकत के साथ रखा जाए। सीरीज़ का साइज़ बहुत छोटा है प्लूटो की निस्बत, और प्लूटो जो है वो इन सब में से बड़ा है, तो एरिस से थोड़ा सा छोटा है। बाकी प्लूटो ये जो नॉन ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इसका साइज़ है। तो बाकी ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी ग्रेविटी ऑब्वियसली कम होगी और लाजमी बात है ये अपने जो सराउंडिंग है उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक ड्वार्फ प्लैनेट ही कहलाएंगे। तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से, सीरीज जो है ना ये एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी अंदर की तरफ मौजूद है। मार्स और जुपिटर के दरमियान आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है एक, तो उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर सीरीज है। बाकी के जो 4 है ना, प्लूटो, माके माके, हमें और एरिस, ये जो हैं 4, ये जो है प्लूटो के मतलब कि प्लूटो सेकंड है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बाकी ये प्लैनेट्स के बाद आते हैं। तो इनकी इस तरह की लोकेशन है। तो ये अभी तक हमने 5 किए, हो सकते हैं इससे ज़्यादा हों। तो प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के अलावा भी हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स का भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो हमें पता होता है वो ज़्यादातर 8 प्लैनेट्स तक का ही पता होता है। हम समझते हैं कि 8 प्लैनेट्स मिल के एक हमारी जो एक सन मिल गया तो 8 प्लैनेट्स मिल गई, हमारा एक सोलर सिस्टम हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में काउंटलेस एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे प्लैनेट्स के अलावा भी मौजूद हैं। उनको इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है कि मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बेल्ट मौजूद है एस्टेरॉइड्स की, ठीक है। अब ये एस्टेरॉइड की एक बेल्ट है, छोटे रॉकी पार्टिकल्स हैं जो कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, लेकिन ये अर्थ तक नहीं, सॉरी, मार्स और जुपिटर के दरमियान ही रहते हैं। अब इसमें भी एक बड़ा रोल जो है ना जुपिटर की ग्रेविटी का है, कि जुपिटर की ग्रेविटी ने इनको इस एरिया के अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। अगर जुपिटर की ग्रेविटी ना होती तो हो सकता है ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये सन की तरफ
खिंच आते और इसी सन की तरफ आने के दौरान ये अर्थ से टकराते, और हो सकता है कि इस अर्थ को इतने एस्ट्रॉइड्स लगने की वजह से अर्थ तबाह भी हो सकती थी। लेकिन जुपिटर ने इसको खींच के रखा हुआ है और संभाल के रखा हुआ है। और जो सीरीज मैंने आपको बताया पहला ड्वार्फ प्लैनेट, वो इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे बाकी जोवियन प्लैनेट्स आ जाते हैं। जोवियन प्लैनेट्स के अराउंड एक और बहुत बड़ी बेल्ट है। इस बेल्ट को हम कहते हैं काइपर बेल्ट। इस काइपर बेल्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं, और अब चूंकि ये सन से काफ़ी दूर है, तो इसके दूर होने की वजह से इसका जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, ये काफ़ी कूल टेम्परेचर और आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन आईसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमेट्स भी बनते हैं, और मेजरली जो बाकी हमारे 4 डॉग प्लैनेट्स हैं वो इसी काइपर बेल्ट के अंदर है। तो अब ये काइपर बेल्ट के अंदर और कितने डॉग प्लैनेट्स हो सकते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक जो हमें पता लग चुके हैं वो 4 तो हमें पता लग गए, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये काइपर बेल्ट है जो यूजुअली आमतौर पे जो सोलर सिस्टम का मॉडल है उसको डिस्क्राइब करते वक्त ये नहीं दिखाई जाती। तो ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पे भी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एंड नहीं होता, इससे आगे जाके तकरीबन 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा आइसी डिब्री मौजूद है, जिसको एक क्लाउड की फॉर्म के अंदर मौजूद है। इस क्लाउड को हम ओट क्लाउड कहते हैं। और ये ओट क्लाउड जो है, इसके अंदर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर ये छोटा सा पॉइंट है हमारा सन। तो राउंड अबाउट यहाँ से जितना मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इतना हमारा हो जाएगा काइपर बेल्ट। और उसके अलावा ये 1 लाइट ईयर दूर तक हमारा, मतलब कि ये 1 लाइट ईयर इतना है कि सूरज की रोशनी को इस तक पहुंचने के लिए भी 1 साल चाहिए। तो ये जो ऑट क्लाउड है, इसको यूजुअली समझा जाता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का एंड है, क्योंकि यहाँ पे आके जो सन की ग्रेविटी है ना वो ख़त्म होने लगती है। इससे आगे सन का इन्फ्लुएंस इतना ख़ास नहीं है। तो ये एट मोस्ट डिस्टेंस है जित पे सन का डिस्टेंस, वो सन की ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो ये वो एक जो हमारा शुरू में नेबुला था, उससे जो हमारा सोलर सिस्टम बना, उस सोलर सिस्टम से बनने के बाद जो बच गए आईसी या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनका जो डेब्रिस हमारे पास मौजूद था, वो एक जगह पे सन की ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हुआ है एक क्लाउड की फॉर्म के अंदर, तो इसको हम ऑट क्लाउड कहते हैं। तो यहाँ पे आके तकरीबन हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है। सोलर सिस्टम खत्म हो गया हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर हमने सारा डिस्कस कर लिया। आगे कुछ मिसकंसेप्शन है जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं, क्योंकि हमें सोलर सिस्टम इतनी डिटेल में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो कुछ डिटेल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो बात है कि प्लैनेट ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। अब ये एक कुछ लोगों के लिए आम सी बात होगी, और कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है। असल में अगर आप अपना सोलर सिस्टम का मॉडल कोई एग्जैक्ट भी देख लें, तो वो आपको ऐसा लगता है जैसे प्लैनेट्स बिल्कुल सर्कुलर है, उनके ऑर्बिट्स जो है ना वो सर्कुलर है। तो असल में ऐसा नहीं है। प्लैनेट के ऑर्बिट्स जो हैं वो एलिप्टिकल शेप के अंदर है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सर्कल किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट नहीं है। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं एक इलिप्स में मूव करते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि ये सारे सर्कुलर मूव करते हैं। अगर आप कोई पिक्चर भी देख लें तो आप ये ज्यूम करेंगे कोई अननोन पर्सन है जिसको एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का नहीं पता, तो वो ये सोचेगा तस्वीर देख के कि ये सर्कल है। अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो वो असल में एलिप्टिकल है। नेक्स्ट, ऑल प्लैनेट्स आर सॉलिड। हमारे जहन में ये अदर प्लैनेट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो किसी सन के गेट मूव कर रहा है। तो असल में ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो गैशियस सरफेस के हों। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनमें गैस जेट्स भी हैं। तो वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी सरफेसेस सॉलिड नहीं है, गैशियस कंटेंट है उसका सारा, और वो गैस के बड़े बड़े गोले हैं जो कि हमारे सन के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन वो सन भी नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रेविटी, अब उनको स्टार इस वजह से भी नहीं कहा जाता कि गैसियस क्लम्प है, एक गैसियस बॉडी है। लेकिन उसके अंदर क्योंकि उस स्टार होने के लिए भी एक क्राइटेरिया है ना। स्टार होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसके अंदर अपना एक
फ्यूजन रिएक्शन करने की ताकत होनी चाहिए। तो अगर कोई गैसियस बॉडी अपने अंदर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करवा सकती तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए स्टार। तो जो भी हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि अपने अंदर फ्यूजन रिएक्शन करवा सकें। तो जब तक उनके अंदर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा तो उसको हम प्लैनेट के अंदर ही काउंट कर सकते हैं। उसको एक हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि गैसियस बॉडी है तो हम उसको एक स्टार कह दें, वो गैसियस बॉडी होने के बावजूद प्लैनेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स हैव फिक्स्ड ऑर्बिट। अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो नॉर्मली पाई जाती है। वो ये है कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर चलते रहे हैं और चलते आ रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे, तो इनका ऑर्बिट्स कभी जो है ना वो चेंज नहीं हो सकते। अगर चेंज हुए तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है असल में। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री की डिटेल में पढ़ें सोलर सिस्टम की, तो पता लगता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल भी इस ऑर्बिट में बन ही नहीं सकते थे जिस ऑर्बिट में आज मौजूद है। तो इट मीन्स कि जब वो बने तब वो किसी और पोजीशन पे थे, उसके बाद वो डिफरेंट पोजीशन पे आए और उसके बाद सही तरह से रिवॉल्व करना उन्होंने स्टार्ट किया। इवन जो हमारे दो प्लैनेट्स हैं यूरेनस और नेपच्यून जो बिल्कुल लास्ट पे हैं, तो कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हो सकता है वो बिल्कुल भी ऑपोजिट, मतलब कि कहना चाहिए कि यूरेनस हमें हमारे पास पहले है और नेपच्यून बाद में। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि नेपच्यून पहले बना था और उसकी वो सन के नज़दीक था और यूरेनस दूर बना था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने अपने ऑर्बिट्स चेंज कर लिए और जो नेपच्यून था वो दूर चला गया और यूरेनस नज़दीक आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट थेरीज हैं और डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट। लुक्स लाइक मैंने थोड़ा सा मिस किया, मैं थोड़ा सा दोबारा से यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था। हाँ, फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात कर रहे थे मैं। फिक्स ऑर्बिट्स हम ये कंसीडर किया जाता है कि प्लैनेट्स ऑर्बिट्स जो है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं हमेशा से लेके और हमेशा तक चलते रहेंगे फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स्ड हमेशा से नहीं थे। अगर आप प्लैनेट्स की जो हिस्ट्री की बात करें तो प्लैनेट्स जो थे शुरू के अंदर जो काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस पे बने थे। जैसे कि जुपिटर है वो जो है उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे आज मौजूद है, अगर प्लैनेट्स उसकी कंपोजिशन वगैरह को स्टडी करें तो वो उस कंपोजिशन की चीज़ें उस जगह पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी कभी। तो उस प्लैनेट के बनने के लिए जो कंडीशंस चाहिए थी वो उस जगह पे फुलफिल ही नहीं कर रहा था। तो इसी तरह नेपच्यून और यूरेनस का भी है कि कुछ वो अपनी जगह पे जहाँ पे आज रोटेट कर रहे हैं वहाँ पे उनको होना ही नहीं चाहिए था। उनको जो डिफरेंट होना चाहिए था जो उनका लोकेशन है, लेकिन वो लोकेशन पे आज मौजूद है। तो इट मीन्स कि जब वो बने थे, उन बनने के बाद उन्होंने ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने वो अपनी जो लोकेशन थी वो चेंज की। इवन कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि नेपच्यून था वो सन के नज़दीक बना था और यूरेनस दूर बना था। बाद में जाके इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली और यूरेनस नज़दीक आ गया, नेपच्यून दूर चला गया। तो इतनी वेरिएशंस मौजूद हैं। एक ये भी थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि एक एक्स्ट्रा प्लैनेट भी लाजमी बना होगा, एक गैस जायंट, उसको प्लैनेट एक्स भी आमतौर पर कहा जाता है। वो प्लैनेट एक्स बना था और उसके बाद वो इस सोलर सिस्टम में कहीं पे डिसअपीयर हो गया, या तो वो सन में फॉल कर गया या सोलर सिस्टम से वैसे ही बाहर चला गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर फिक्स नहीं हैं, वो अपना ऑर्बिट चेंज करते रहे हैं पास्ट में। अभी हमें फिक्स नज़र आ रहे हैं अब हमारे लाइफ टाइम के अंदर। तो जब से हमने तो चंद 100 साल मतलब कि पिछली सदी से स्टार्ट किया ना प्लैनेट्स को सही तरह से ऑब्जर्व करना। तो इस टाइम पीरियड के अंदर तो हमें हो सकता है कोई फ्लक्चुएशन नज़र ना आई हो, लेकिन इसको मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हम नहीं कह सकते कि प्लैनेट्स जिस तरह आज रिवॉल्व कर रहे हैं उसी तरह बाद में रिवॉल्व करते रहें।
तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये प्लैनेट्स अभी भी अपना स्लोली अपना ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं और इसका हमें इफेक्ट बाद में हो सकता है नज़र आ जाए। तो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स जो है ना वो फिक्स नहीं रहे हमेशा से, इनके ऑर्बिट्स जो थे वो चेंज होते रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो एक मेजर मिसकंसेप्शन वो ये कि सबसे पहले हम सोचते थे कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है और सब कुछ इसके गिर्द घूम रहा है। तो इसको अपोज करते वक्त हम कह देते हैं कि हमारा जो सन है वो स्टेशनरी है और इसके इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं। तो हमारा सन जो है ना वो भी स्टेशनरी नहीं है। हमारा सन जो है वो हमारे सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के गिर्द अपना एक ऑर्बिट कर रहा है। तो वो एक अलग से ऑर्बिट में है और हम एक सन के गिर्द ऑर्बिट में। इसी तरह जिस तरह अर्थ सन के गिर्द घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है, इसी तरह हम सन के गिर्द, सारे प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन सन खुद गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द घूम रहा है। तो ये एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि सन जो है वो स्टेशनरी नहीं है। सन असल में मूव कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड। नेक्स्ट जो मून का कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में यही आता है कि जिस तरह अर्थ का मून है तो उसी तरह एक ही मून होता है। तो अर्थ का असल में एक मून है, बाकी प्लैनेट्स के भी मून्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि काफ़ी प्लैनेट्स के जुपिटर के तो 79 हैं और सैटर्न के 82 मून्स हैं। कुल मिला के अभी तक राउंड अबाउट आई गेस 200 प्लस मून्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हुए हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो इवन के जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है उसके भी 2 मून्स हैं। तो ये हमारे मून्स की जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि अर्थ ने एक मून रखा हुआ है। नहीं, हर प्लैनेट का डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं और इन सैटेलाइट्स को मून कह देते हैं। तो ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। और एक जो मज़ेदार सी मिसकंसेप्शन है वो ये कि हम सोचते हैं कि मरकरी क्योंकि अर्थ के बहुत नज़दीक है तो इसको हम सब सॉरी अर्थ कह रहा हूँ, मरकरी चूँकि सन के सबसे नज़दीक है तो इसको सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहना चाहिए। तो असल में ये मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट जो है ना वो वीनस है। इसकी रीज़न क्या है कि वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के कुछ गैसेस हैं। तो वो जो गैसेस हैं जिनकी वजह से आज हमारे अर्थ पे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उन गैसेस की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वीनस के जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर नेचुरली पाई जाती है। उसकी वजह क्या हो सकती है, उसके ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है या कुछ डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता आपको। तो उसके अंदर जो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी वजह से उसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस तरह से मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होगा, वीनस जो है ना वो सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। तो इस तरह से मरकरी को ये प्लेस नहीं मिलती। नेक्स्ट एक मिसकंसेप्शन ये कि हम जो है ना हमारा स्टार है और इसके ग्राउंड 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं और बस इसी तरह है और कहीं पे कोई प्लैनेट नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और उन बिलियंस ऑफ स्टार्स के अंदर राउंड अबाउट बहुत सारे आई गेस 25% मैंने कहीं पे पढ़ा था शायद स्टार्स के अपने प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, उनके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट के अंदर एक सन स्टार के अराउंड कोई एक आध प्लैनेट मूव करता हो। प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं प्लैनेट्स के। जिस तरह हमारे 8 प्लैनेट कहीं के 2 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, 8, इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो सन डिफरेंट स्टार्स के अराउंड मूव करते हैं। तो हमारा प्लानिटरी सिस्टम इकलौता नहीं है, हमारे गैलेक्सी में या ओवरऑल यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा लातादाद बेशुमार जो है ना प्लानिटरी सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो अब इस पे कहना इस तरह पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह इजीली नहीं कह सकते कि उनमें लाइफ नहीं होगी। अब इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स जब मौजूद हैं तो हो सकता है किसी एक में अगर लाइफ और हम ना देख सकें हो तो हम इसको इसमें जुटला तो नहीं सकते।
तो इस तरह से साइंटिस्ट असल में जो इनको एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं, वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के हैं, तो उन प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। तो उन प्लैनेट्स के फॉर्मेशन से भी हमें कुछ अपने फॉर्मेशन का अंदाज़ा होता है। तो हमें असल में अपनी फॉर्मेशन सारी पता ही इस तरह चली कि हमने दूसरे सोलर सिस्टम्स वगैरह को स्टडी किया है, उनके अर्ली स्टेजेस को स्टडी किया है। तो हमने देखा है कि अर्ली स्टेज पे वो ऐसे थे, तो हमने वहीं से कंक्लूड किया कि हमारा सोलर सिस्टम भी अर्ली स्टेजेस में ऐसा ही होगा। तो जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम एक तरह से अपने पास्ट में देख रहे होते हैं। तो जब हम दूसरे सोलर सिस्टम के पास में देख रहे होते हैं, तो हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम इसी तरह से अपने पास को भी उसी तरह से ज्यूम करते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसमें से मोस्टली जो हम गेन करते हैं अपनी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ये दूसरे स्टार्स को, दूसरे प्लैनेट्स को देख के, ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो प्लैनेट्स प्लैनेट सिस्टम्स जो हैं, वो हम अगर दूसरे ऑब्जर्व करें, तो हमारा जो एक बड़ा सिंपल सा हमें नज़र आता है सोलर सिस्टम। बाकी जो सोलर सिस्टम्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स भी हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो दो दो स्टार्स के अराउंड मूव कर रहे हैं, दो स्टार्स एक दूसरे के आपस में अराउंड मूव कर रहे हैं, और उनके गिर्द कुछ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी कई जगहों पर नज़र आती है। तो यहाँ से भी एक ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं और प्लैनेट्स मौजूद हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, जिनके अंदर चांसेस हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, या हो सकता है फ्यूचर में कर रही हो, या ऐसा हो सकता है कि पहले कर चुकी हो और अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हो। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे अभी रीच से ये चीज़ बाहर है, इतनी हमारी पहुंच नहीं है उन प्लैनेट्स को स्टडी करने तक। अलबत्ता एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं, उन तक हम अपने नासा ने काफ़ी और नासा ने और दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने काफ़ी अपने मिशन जो है ना, अपने जो सोलर सिस्टम है उसकी एंड तक तो लाजमी कुछ ना कुछ पहुंचा दिए हुए हैं। प्लूटो तक के हमारे पास मिशंस पहुंच चुके हुए हैं। तो जब इतनी दूर तक मिशंस पहुंच जाएंगे, तो वहाँ से हम उनका, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले प्रिजर्वेंस भेजा गया था मार्स पे, तो वहाँ से वो उसके सरफेस पे जाके उसके जो बाकी जो भी उसका डाटा, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका सरफेस है, उसका मटेरियल है, उसको एग्जामिन करते हैं, और उससे हम डिफरेंट टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके जो डाटा है वो हमें थ्रू दीज मिशंस भी मिलता है। इस वजह से भी हम प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में इतनी शॉर्टी से कह सकते हैं। तो प्लैनेट्स वगैरह को काफ़ी डीपली स्टडी हम कर सकते हैं, और दूसरे प्लैनेट्स को भी हम टेलीस्कोप्स के थ्रू देख के स्टडी करते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। बाकी एक जो पॉइंट वो ये है कि हर चीज़ ने एंड तो होना है, तो हमारे सोलर सिस्टम का एंड किस तरह से हो सकता है। तो सोलर सिस्टम के एंड के लिए भी जो है ना, दो थेरीज जो है ना, वो जो प्रेजेंट की जाती हैं। तो सबसे पहले एक थेरी ये कि जिस तरह प्लानिटरी ऑर्बिट्स हमें आपको बताया कि वो चेंज हो सकते हैं। तो जब प्लानिटरी ऑर्बिट्स चेंज होंगे, तो इसके रिजल्ट हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स कोलिजन हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्लैनेट आके कोलाइड करता है हमारे अर्थ के साथ, तो अर्थ तो तबाह हो सकती है ना। तो अर्थ अगर तबाह हो गई, तो हमारी लाइफ तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये कि अगर कोई बड़े प्लैनेट्स में से कोई एक अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है या डिस्टर्ब करता है, तो जैसे जुपिटर या सैटर्न टाइप कोई प्लैनेट अगर अपना ऑर्बिट थोड़ा सा भी चेंज करेगा, तो पूरा सोलर सिस्टम उससे हिल सकता है। तो जब अगर सोलर सिस्टम उससे हिल गया, तो हो सकता है कि सारे प्लैनेट्स ऐसे एक डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाएं, और सारे एक दूसरे में या तो कोलिजन करने लग जाएं, या सन में गिर जाएं, या सन की ग्रेविटी से थोड़े से बाहर निकल जाएं। तो इस सूरत हालत में भी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक तरह से अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, और जो ना लाइफ होगी, ना प्लैनेट्स होंगे, ना स्टार हमारा स्टार हो सकता है इस सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है।
सेकंड ये कि जिस तरह सारे स्टार्स, अब स्टार जो है वो बनते भी हैं और फिर स्टार्स भी इवेंचुअली डेथ के फेज में पहुंचते हैं कि एक टाइम आता है जब स्टार की जो अपना फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। फ्यूल से मुराद मेरे यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स हैं जिनको जिनसे ये वो फ्यूजन रिएक्शन करता है, तो मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम से जो है ना फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन रिएक्शन होने से डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं, उन एलिमेंट्स से मज़ीद फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और उससे मज़ीद हैवी एलिमेंट्स बनते रहते हैं। तो एक ख़ास पॉइंट आता है जब एक स्टार आयरन बनाना स्टार्ट कर देता है, तो जब आयरन उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मली स्टार्स के पास इतनी प्रेशर या इतनी ग्रेविटी या इतनी हीट नहीं होती कि वो मज़ीद आयरन को भी फ्यूज़ कर सके। तो वो आयरन को फ्यूज़ कर जब ना कर सके कोई स्टार, तो वो एक तरह की उसकी डेथ का टाइम आ जाता है। इसमें काफ़ी डिटेल में भी जाया जा सकता है कि वो स्टार जब डेड होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी और वो किस तरह से उसके बाद एक्ट करेगा। तो इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसा एक फेज आता है स्टार की लाइफ के ऊपर जब वो एक डेड हो जाता है। तो हमारा स्टार जो है वो भी एक तरह से एक वक्त आएगा जब ये डेड होगा। तो जब डेड होगा तो हमारे साथ स्टार की जो प्रिडिक्टेड डेथ है वो ये है कि सबसे पहले ये एक ना रेड जाइंट एक स्टार्स की कैटेगरी है। तो अभी ये एक येलो ड्वार्फ है, इस येलो ड्वार्फ से जो है ना रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड जायंट में कन्वर्ट होने के बाद जो है ना ये एक इतना इसका साइज हो जाएगा कि नॉर्मली ये अर्थ की सरफेस तक इसका जो राउंड अबाउट इसका डायमीटर पहुंच जाएगा। तो हमारी अर्थ की लाइफ तो वहाँ पे ख़त्म होगी ना जब सन का डायमीटर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि वो अर्थ के नज़दीक आ जाएगा। उसके बाद ये एकदम से ये क्लैप्स करेगा और एक वाइट ड्वार्फ, ये भी एक स्टार्स की कैटेगरी है। तो ये एक छोटे स्टार्स होते हैं, बहुत छोटे वाइट ड्वार्फ जिनको कहते हैं। तो हमारा सन जो है ना वो एक वाइट ड्वार्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइट ड्वार्फ की इतनी ग्रेविटी नहीं होगी कि वो बाकी सारे प्लैनेट्स को अपने अराउंड मूव करवा सके। तो इस तरह से भी हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो बिखर जाएंगे और जो है ना हमारा स्टार डेड हो जाएगा और बाकी प्लैनेट्स जो है ना अपने अपने रास्ते पे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे सोलर सिस्टम में आवारागर्दी करने। तो इस तरह से भी हमारा सोलर सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो सकता है। तो ये थी आज की जो हमारी सारे सेशन था। तो इसके बाद में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सोलर सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक ऐप है जिसको आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका नाम है सोलर सिस्टम स्कोप। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके रखा हुआ है। हाँ, तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। अब इसमें आपको काफ़ी जो है ना डिटेल से आपके सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपका सन है, सन के अराउंड आपके बाकी सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये सीरीज हमारा जो ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ये बाकी जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इस साइडों पे आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं और जो लाइंस बनी हुई है कॉन्स्टलेशंस को शो कर रही हैं। और इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करता जाऊँ तो ये डिफरेंट स्टार्स को शो कर रहा है जो हमारे सन के नज़दीक हैं। और इसी तरह ये चलते चलते ये हमारी गैलेक्सी को शो कर रहा है। तो ये हम इसको मैं इस तरह से टिल्ट करूँगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये सेजिटेरियस आर्म थी, ये पर्सियस आर्म और ये ओरायन स्टार के अंदर हमारा सन मौजूद है। तो इसमें आपने कहीं भी किसी भी प्लानिटरी ऑब्जेक्ट की अगर आप इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसको इस तरह विजिट करें तो ये आपको उसके पास ले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी सन के पास लेके जा रहा हूँ तो ये सन जो है आपको सन दिखाएगा। उसके बाद अगर आप इस सन को एक्सप्लोर करना चाहें तो इसका इंसाइक्लोपीडिया भी आप खोल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप खोल सकते हैं। तो ये आपको इसका इसका कोर वगैरह उसके